सबसे पहले होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, क्या मतलब इसका? अच्छा, सेकंड डिग्री का तो मतलब हो गया कि हाईएस्ट पावर कितनी होगी पॉलीनोमियल की? 2 होगी, राइट। तो जो होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन है उसको हम कैसे लिखते हैं? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें अगर मैं हर टर्म के अंदर डिग्री पता करूं तो कितनी कितनी है? फर्स्ट टर्म में कितनी है? 2। सेकंड टर्म में भी कितनी है? वेरिएबल्स की पावर काउंट करेंगे तो x और y की पावर यहाँ पर भी कितनी है? 2। एड अप करके और y स्क्वायर का भी 2 हो गया। अच्छा, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? तो दिस रिप्रेजेंट, ये लिख लेना क्या रिप्रेजेंट करेगी। अगर ऐसी कहीं पे भी इक्वेशन दिख रही है, दिस रिप्रेजेंट कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। कहां से पास हो रही होंगी? पासिंग थ्रू 0 0 ऑरिजिन। कैसे? अगर मैं सोचो x की जगह x की जगह 0 रखूंगा और y की जगह 0, तो क्या दोनों एक साइड इक्वल आ जाएंगी? अगर हम x की जगह y की जगह 0 0 पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, राइट। सेटिस्फाई करेगा। yes. तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये जो कर्व होगी, चाहे स्ट्रेट लाइन कुछ भी हो, ये कहां से पास होगी? ओरिजिन से पास होगी। अब ये कैसे कह सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन ही होगी? और स्ट्रेट लाइन भी कौन सी? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब हमने क्या करा, बेसिकली एक ही इक्वेशन में क्या कर रहे हैं? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते थे, डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता था? फैमिली ऑफ कर्व्स को वो रिप्रेजेंट करता था ना। मतलब कोई एक कर्व नहीं होती थी उसमें, इनफाइनाइट कर्व्स होती थी, है ना, सिमिलर काइंड की। इसी तरह से यहाँ पर ये जो होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन लिखी है मैंने, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन कौन सी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन? जो ओरिजिन से पास होंगी। मतलब ये इनके बारे में स्पेशल है। अच्छा, अब इसको कैसे समझाएं कि ये इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे? तो एक काम करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं किससे? एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर, क्या आएगा? सिर्फ ए बचेगा प्लस 2h क्या हो जाएगा? y बाय एक्स, है ना, और प्लस बी वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, और जीरो का तो जीरो ही रहेगा। अब इसको हम क्या करते हैं, ये जो वेरिएबल है y बाय एक्स, इसको कुछ मान लो, अलग से मान लो कुछ वेरिएबल। क्या मान लें? m मान लेते हैं। लेट y बाय एक्स मान लेते हैं m, जैसे स्लोप लेते हैं वो वर्टिकल डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल। तो क्या बन जाएगा? a प्लस 2hm प्लस बी एम स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया बी एम स्क्वायर प्लस 2hm प्लस ए इक्वल टू 0। ये आपकी क्या बन गई? क्वाड्रिक बन गई, राइट। इस क्वाड्रिक को सॉल्व कर लो भाई। इस क्वाड्रिक को सॉल्व करके m और m1 और m2 दो m हम निकाल सकते हैं, राइट। जैसे हम अल्फा और बीटा निकालते थे, जीरोस निकालते हैं, इसी तरह से 2m की वैल्यूज आ जाएंगी। अच्छा, 2m की वैल्यूज आने का मतलब क्या हुआ? जो स्लोप्स होंगे वो 2 आ रहे हैं, राइट। तो अगर 2 स्लोप्स आ रहे हैं तो लाइन भी कितनी होगी? लाइन भी कितनी होगी भाई? 2 होंगी, राइट। तो हमारी 2 लाइन कुछ ऐसी आएंगी जो ओरिजिन से पास होंगी। ठीक है। Yes, sir. अच्छा, हमें अब इससे बहुत इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन क्या याद रखनी है कि जैसे हम कहते थे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती थी माइनस बी बाई, तो यहाँ से m1 प्लस m2 मैं मान लेता हूँ इसके जो दो जीरोस हैं वो या रूट्स जो है वो अल्फा और बीटा की जगह m1 और m2 है। तो m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या आएगी? क्या लिखते हैं? माइनस b बाई ए होता था, लेकिन यहाँ पर माइनस b क्या होगा? माइनस 2h बाई ए कितना है? b, राइट। ये ठीक है। यस सर। ये फर्स्ट रिलेशन बन गया हमारा। सेकंड रिलेशन क्या बनेगा? m1 m2, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता था वो क्या होता था? c अपॉन ए। c अपॉन ए कितना हो जाएगा? a अपॉन ए अपॉन बी। B. ये दो रिलेशन याद रखने, ठीक है। अच्छा, अगर हमें ये पता लग गया, अब मैं कहूं इनके बीच में एंगल भी बताओ। एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये जो दो लाइंस हैं इनके बीच में एंगल कितना होगा भाई? ये बताना है, tan थीटा। तो ये कैसे बताएंगे? अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा? याद है क्या फॉर्मूला होता था? m2 माइनस m1 प्लस m1 m2। हाँ, तो वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बट उससे क्या होगा, अभी हमें m1 माइनस m2 की तो वैल्यू पता ही नहीं है। m2 माइनस m1 तो हमें पता ही नहीं है, हमें तो प्लस पता है, सम पता है हमें, डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2, और m1 m2 का प्रोडक्ट भी चलो पता है। तो इसकी तो वैल्यू मैं पुट कर दूंगा डायरेक्टली। m1 m2 माइनस m1 कहां से निकाले? m2 माइनस m1 ऐसे निकाल सकते हैं,
इसका होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर माइनस का 4m1 m2 लिख सकते हैं, और यहां से फिर m2 माइनस m1 की वैल्यू आ जाएगी रूट लेकर प्लस माइनस। क्लियर भाई? यस सर। हमने a Yes, माइनस sir. बी के होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है उसको इस तरह से मैनिपुलेट करके a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कर लिया, और 4ab, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू भी पता है और इसकी वैल्यू भी पता है, तो सॉल्व करके डायरेक्टली फॉर्मूला लर्न कर लो। अब तो क्या होता है tan थीटा डायरेक्टली प्लस माइनस, पेपर में डिराइव नहीं करोगे लर्न कर लो, 2 टाइम्स रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस, ठीक है। तो ये दो लाइनों के बीच में एंगल हो गया, और ये जो सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, होमोजेनियस का मतलब है हर टर्म के अंदर जो डिग्री रहनी चाहिए, टोटल पावर रहनी चाहिए वेरिएबल्स की, वो हमेशा सेम रहनी चाहिए, और सेकंड डिग्री बोला तो मतलब 2 रहनी चाहिए, तो सब में 2 आएगा, ठीक है। तो अगर ऐसी इक्वेशन लिखी हुई है तो देख के समझ जाना क्या है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो कहां से पास हो रही है, ऑरिजिन से पास हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, दोनों जो लाइन्स हैं उनकी स्लोप का सम कितना होगा, -2h/b होगा, और दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट जो होगा वो e/b होगा, और एंगल बिटवीन टू लाइन्स क्या होगा, ये होगा, ठीक है भाई। तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली लर्न करनी है, समझ में आया भाई सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब आता है तो ये डायरेक्टली लर्न करने से क्या होगा, आपको ये निकालना नहीं पड़ेगा, जैसे मैं m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर से पहले m2 माइनस m1 निकालूंगा, फिर tan थीटा में पुट करूंगा, तो ये ना कर कर आप डायरेक्टली बेटा लर्न करेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब आता है कुछ कंडीशन। हमारा सॉल्व करके क्वाड्रिक क्या बनी थी, याद है? क्वाड्रिक बनी थी, ये बनी थी हमारी क्वाड्रिक, ये याद रखनी। ये बना था हमारा bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0, ठीक है, जिसमें m जो है वो क्या है, स्लोप्स हैं लाइन के, m1 और m2 जिसके रूट्स हैं। तो अब यहाँ पर अगर मैं d निकालता हूँ, जैसे हम क्वाड्रिक इक्वेशन में d निकालते थे, कि अगर आपको m की वैल्यू रियल चाहिए तो d निकालते थे हम, और उस पर d पर हम डिस्कशन करते थे कि रियल रूट्स होंगे, इमेजिनरी होंगे, इक्वल होंगे। तो d अगर d यानी कि क्या आएगा, 4h स्क्वायर माइनस का 4ab दैट इज इक्वल टू 4, अगर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, h स्क्वायर माइनस ab। तो ये आपका d आ गया। तो अब कंडीशन लगा दी, पहली कंडीशन क्या है, इफ d क्या होगा, ग्रेटर देन 0, दैट मींस h स्क्वायर माइनस ab, क्योंकि 4 तो आपका 0 से बड़ा है ही, तो वो तो रहेगा ही 0 से बड़ा, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो h स्क्वायर माइनस ab जो ब्रैकेट वाला पार्ट है, दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 0, राइट। अच्छा, अगर ऐसा है तो लाइंस कैसी होंगी दोनों की दोनों, देन लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, जैसे बोलते थे हम डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो यहाँ पर लाइंस क्या होंगी, रियल और डिफरेंट होंगी, मतलब सेम नहीं होगी, एक के ऊपर एक लाइन नहीं होगी, ठीक है भाई। Yes, sir. सेकंड कंडीशन है कि इफ d 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा, दैट मींस आप कह रहे हो कि h स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ab। अगर ऐसा हो जाता है तो लाइंस कैसी होंगी, देन लाइंस कैसी होंगी, रियल एंड कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर एक। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. फॉर्मूले से भी समझ सकते हो, देखो फॉर्मूले से भी समझ सकते हो, ये जो tan थीटा वाला फॉर्मूला है मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है। अगर tan थीटा की वैल्यू 0 आ जाए, 0 कब आएगी, जब रूट वाला पार्ट जो है h स्क्वायर माइनस ab, रूट वाला पार्ट अगर 0 हो जाए तो आपका न्यूमरेटर में 0 आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में 0 है तो डिनोमिनेटर में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्या आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में चाहे कुछ भी हो 0 आएगा। अब tan 0 कहाँ पे होता है, 0 पे होता है, तो इसका मतलब आप कह रहे हो कि एंगल्स बिटवीन टू लाइंस क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 0 डिग्री का मतलब हो गया लाइन कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक। और थर्ड आता है, अगर d लेस देन 0 आ गया भाई, तब क्या होगा, दैट मींस आप कह रहे हो कि h स्क्वायर माइनस ab क्या हो जाए, लेस देन 0। अगर ऐसा है देन लाइंस कैसी होंगी, लाइंस आर इमेजिनरी होंगी, ठीक है भाई, क्लियर। यस सर। Yes, sir. अच्छा, इमेजिनरी तो होंगी लेकिन बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, 0 0 ही रहेगा, ठीक है। मतलब वो 2D प्लेन में हमें दिख नहीं रही है, क्योंकि हमारे जो x और y एक्सिस है वो रियल एक्सिस है, इमेजिनरी नहीं है, तो लेकिन उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही रहेगा, 0 0, ठीक है। अब इसके बाद, अच्छा एक और चीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ a एंड b आर ऑफ ऑपोजिट साइन। सोच के देखो, अगर a और b ऑपोजिट साइन के, मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो a b हमेशा क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। और हम क्या लिख रहे हैं, h स्क्वायर माइनस ab, तो फिर वो
ऐसे नहीं बोलेगा कि ए और बी की वैल्यू इतनी है, बस ये बोलेगा कि ऑपोजिट साइन है। तो अगर ऑपोजिट साइन है तो समझ जाना कि ए स्क्वायर जो एच स्क्वायर माइनस ए बी हम निकालते हैं वो हमेशा ही क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। रीजन उसका, क्योंकि ए बी अगर लेस देन जीरो है तो लेस देन जीरो का मतलब क्या, नेगेटिव। नेगेटिव इनटू नेगेटिव आप कर रहे हो तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और एच स्क्वायर तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा ग्रेटर देन जीरो। तो इसका मतलब लाइंस हमेशा कैसी होंगी, लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो m1 प्लस m2 याद रखो, m1 m2 याद रखो, उसका प्रोडक्ट, दो लाइनों के बीच में एंगल tan थीटा की वैल्यू याद रखो, और बाकी ये कंडीशन होगा। ठीक है, बाकी परपेंडिकुलर पैरेलल वो तो चेक कर सकते हो आप अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ठीक है, सभी को आया समझ में भाई? Yes. अच्छा, अगर राइट एंगल में तो क्या होगा, इफ लाइंस आर एट 90 डिग्री या परपेंडिकुलर, तब क्या होगा, कंडीशन क्या होगी सोचो। अगर 90 डिग्री पर है तो कंडीशन क्या होगी, tan थीटा की वैल्यू देखकर बता सकते हो आप। ये रहो, A plus tan थीटा को देखकर a प्लस बी क्या होगा फिर, क्योंकि tan 90 पर भी नॉट डिफाइंड होता है, तो यानी कि डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा फिर, जीरो। 0 2. ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी, a प्लस बी क्या होगा, जीरो। और अगर, चलो पैरेलल वाली तो हमने कर ली है। ठीक है, यहाँ तक सभी को हो गया भाई, क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, इसका नेक्स्ट आता है ठीक है, तो ये हमारी क्या रिप्रेजेंट करेगी, ध्यान रखना क्या थी इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, ये हमारी क्या रिप्रेजेंट करती है, बताओ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, Pair of line. पेयर ऑफ Straight line. स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू Region. ओरिजिन से। ठीक है भाई, अगर ऐसी होमोजेनस, इसको बोलते हैं होमोजेनस सेकंड डिग्री इक्वेशन, अगर ऐसी इक्वेशन है तो ये हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, और जो कि कहां से पास होंगी, ओरिजिन से पास। क्लियर हो गया? अच्छा, अब नॉर्मली अगर जैसे तो मैंने स्पेशल केस ले लिया, ओरिजिन से पास हो रही है, लेकिन अगर नॉर्मल, अगर जर्नल एक होती है जर्नल सेकंड डिग्री, जर्नल सेकंड डिग्री, तो मैंने होमोजेनस लिया था ना, होमोजेनस नहीं ले रहा, वैसे ही ले रहा हूँ नॉर्मल जर्नल सेकंड डिग्री इक्वेशन, वो ऐसे लिखी जाती है, ए एक्स स्क्वायर, हम बार बार बात करेंगे, सर्कल में भी बात करेंगे इसकी, पैराबोला में भी आएगा, एलिप्स में भी आएगा, तो ये लिखेंगे बार बार, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, ये तो मैंने अभी लिखा था, जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारी जर्नल सेकंड डिग्री इक्वेशन है किसी कर्व के लिए। अब वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, सर्कल भी हो सकता है, पैराबोला, एलिप्स, वो अलग अलग कंडीशन पढ़ेंगे। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर होमोजेनस सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, वो हमेशा रिप्रेजेंट करेगी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। अब लेकिन अगर ये वाली टर्म भी है, जैसे इसमें दोनों में एक्स और वाई वाली टर्म भी आ गई, मतलब बेसिकली लीनियर टर्म भी आ गई, और सी को लेकर हमने कांस्टेंट टर्म भी ले ली, मतलब हमने सारी टर्म ले ली भाई, सेकंड वाली डिग्री वाली भी ले ली, लीनियर टर्म भी ले ली, और कांस्टेंट टर्म भी ले ली, तो ये होगी हमारी जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो अब ये अगर रिप्रेजेंट करेगी स्ट्रेट लाइन को, इफ अभी हमने जो पीछे वाला करा था वो कहां से पास हो रही थी, ओरिजिन से पास हो रही थी, क्योंकि उसमें कांस्टेंट वाला पार्ट क्या था, जीरो था, और ये जो 2gx प्लस 2fy ये भी जीरो थे। लेकिन अगर ऐसा है, इफ कंडीशन है ए बी सी, या इसको मैं डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देता हूँ, या चलो पहले ऐसे ही डायरेक्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो है, ये बेसिकली क्या है, ये डिटरमिनेंट है ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, ये लिख दो या ये लिख दो, एक ही बात है। तो अगर डिटरमिनेंट लर्न कर रहे हो तो डिटरमिनेंट कर लो, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर लो, एबीसी 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, अगर जीरो है देन इट रिप्रेजेंट, ये जो सेकंड डिग्री इक्वेशन होगी किसको रिप्रेजेंट करेगी, रिप्रेजेंट ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मतलब अब ये नहीं कह रहे हम कि ओरिजिन से पास होगा नहीं होगा, बस जस्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? क्लियर है भाई? Yes, sir. ठीक है, अच्छा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, बट
फिर वही वाली कंडीशन आती है, क्योंकि हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में एक कंडीशन पढ़ी थी, लाइंस इमेजिनरी भी हो सकती हैं, मतलब पेयर ऑफ लाइन को तो रिप्रेजेंट कर देगा, बट लाइंस क्या हो सकती हैं, इमेजिनरी भी हो सकती हैं। तो इमेजिनरी के लिए अगर आपको ये चेक करना है कि रियल है या नहीं, तो फिर ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि एच स्क्वायर माइनस ए बी, पहली बात ये चेक करनी पड़ेगी कि ये आपका जीरो आ रहा है नहीं आ रहा। अगर ये जीरो आ रहा है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और उसके बाद वो लाइंस रियल है, तो उसके लिए चेक करना पड़ेगा कि एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या होना चाहिए, या तो इक्वल टू जीरो हो जाए कॉन्सिडेंट लाइंस, या ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, एंड इफ, मैं आगे लिख रहा हूं, एंड इफ लाइंस आर रियल देन एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल जीरो, ये एक्स्ट्रा कंडीशन होगी। ठीक है भाई, बेटा म्यूट मोड पे रखो, किसी का लाइक पीछे से आवाज आ रही है। ईशा म्यूट मोड पे बेटा, पढ़ाई कर रहे हो भाई, टीवी देख रहे हो तुम, टीवी की आवाज आ रही है तुम्हारी। क्लियर है भाई सबको यहाँ तक? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है, ये ए बी सी 2f GH माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ये याद करने के लिए एक तरीका भी है। अगर तुम्हें लगता है कि यार ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, इसके लिए एक ऑल्टरनेट अप्रोच आप इस तरह से याद रख सकते हो। ए बी सी लिख दो पहले, फिर एफ जी एच लिख दो। अब देखो क्या करना है, आपने क्या किया, पहले ए बी सी तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये लिख दिया। फिर क्या लिखना है आपको, टू एफ जी एच को मल्टीप्लाई कर दिया और साथ में ट्वाइस मल्टीप्लाई कर दिया प्लस में। अब क्या करना है, ध्यान रखना, माइनस करना है क्या, ऐसे फर्स्ट को करना है फोर्थ से, सेकंड को करना है फिफ्थ से, और थर्ड को करना है सिक्स्थ। क्या क्या, ए एफ स्क्वायर बी जी स्क्वायर और सी एच स्क्वायर। ठीक है, माइनस करने हैं सारे के बारे। तो आपका ये वाला फॉर्मूला ही जनरेट हो जाएगा जो बड़ा सा लिखा हुआ है, इसको हम डेल्टा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टा भी बोलते हैं। ठीक है भाई, Yes. Yes, sir. का यूज करते हैं, बार बार ये फॉर्मूला लिखते नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा है। और लर्न करने का तरीका मैंने बता दिया, ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो, अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, यहां तक बेटा सभी को आगे समझ में? अच्छा, अब मान लो अब हमें क्या करना है, लेट्स से क्वेश्चन आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। जो हमने सेकंड डिग्री इक्वेशन लिखी, उसमें वो कहता था जो दो लाइंस हैं उनका, जैसे लाइंस के हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो रिप्रेजेंट हो रही है वो हो रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस का टू एच एक्स वाई प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस का टू जी एक्स प्लस का टू एफ वाई प्लस का सी इक्वल टू जीरो। ये हमें जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन गिवन है, और जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब मान लो मैंने कहा कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। क्या निकालो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमारे पास दो लाइंस होनी चाहिए, राइट। अच्छा बेटा, स्क्रीन प्रॉपर आ रही है या लाइक बहुत छोटी आ रही है? सर एयर सर्वर वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। एयर सर्वर वाला प्रॉब्लम कर रहा है? प्रॉब्लम मतलब क्या हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? स्क्रीन छोटी शो हो रही है। एक सेकंड, एक सेकंड, अब पूरा आ रहा है? No, sir. छोटी आ रही है क्या? नॉर्मल जितनी दिखती है उससे कम आ रही है स्क्रीन? Yes, sir. अब और छोटी होगी? यस सर। आज इससे ही काम चला लो यार। एक्चुअली मेरा लैपटॉप वर्क नहीं कर रहा है, तो ये दूसरा लैपटॉप में यूज कर रहा हूँ, तो उसमें इसी तरह से चलेगा। समझ में तो आ रहा है ये नहीं दिख रहा? Yes, sir. Yes. सर तो पहले आज जैसे काम ही चला कर लो यार, ठीक है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक है, आज काम चला लो। ओके, यस ओके। हाँ, तो क्वेश्चन है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है दो लाइंस का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो लाइंस की इक्वेशन निकाल लेंगे। अगर हमें सेकंड डिग्री इक्वेशन गिवन है, कैसे निकालोगे? अच्छा, किसी को पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है, कैसे करते हैं?
पार्शियल डिफरेंशिएशन, जैसे नॉर्मली हम डेरिवेटिव करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में या वाई के रिस्पेक्ट में, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो ये देख लो कि कैसे निकालना है। देखो दो लाइंस की इक्वेशन कैसी आएगी, मतलब अगर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, हमें ये जो दिया हुआ है, ये फर्स्ट इक्वेशन बताओ किसको रिप्रेजेंट कर रही है? स्ट्रेट लाइन। स्टेट मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब उनका मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। जो पहले वाली थी वो तो ओरिजिन से पास हो रही थी, इसलिए उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो तो 0 0 हो गया। अब ये जो है इसमें मैंने होमोजेनस सेकंड डिग्री इक्वेशन नहीं ली है, मैंने क्या लिया? जर्नल इक्वेशन ली है सेकंड डिग्री की। तो होमोजेनस में तो क्या होता था, ये जो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर सिर्फ इतना होता था। तो ये तो देखकर हम डायरेक्टली बोल देंगे 0 0 से पास करेंगे, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर 0। ये फैमिली ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करेगी या फिर पेयर्स ऑफ लाइन? नहीं नहीं, सिर्फ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब ये तो मैंने वैल्यूज अभी रखी नहीं है, a h b g और f और c, ये तो गिवन होगा। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर है? यस सर। जैसे हमने सॉल्व करा था तो हमारा क्या बना था, सेकंड डिग्री के लिए ना, सेकंड डिग्री में बेटा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, फैमिली ऑफ कर्व्स को नहीं। ठीक है, वो तो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जो फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर? तो मैंने यहाँ पर जर्नल ली है इक्वेशन सेकंड डिग्री में। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है दो लाइंस को, तो पहले तो दो लाइंस आपको पता होनी चाहिए। तो दो लाइंस हम निकालेंगे कैसे, उसके लिए हम करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब ध्यान से सुनना, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, अगर नहीं पढ़ा तो। पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है कि मतलब हम क्या करते हैं, y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे, तो वो हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। फिर हम क्या करेंगे, x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे, तो हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y। ठीक है, तो हमने पहले क्या करा, पार्शियल डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में करो, कैसे करोगे? देखो ax स्क्वायर का बताओ क्या आएगा, 2ax। अच्छा, प्लस 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 प्लस, मैंने कहा था y अगर आ रहा है तो उसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, मतलब सिर्फ x को वेरिएबल काउंट करेंगे। तो जो 2hy है उसको मैं क्या काउंट करूंगा, एज अ कांस्टेंट ट्रीट करूंगा, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस y स्क्वायर में x तो है ही नहीं, तो फिर ये तो 0 ही हो जाएगा। प्लस 2gx सिर्फ 2g हो जाएगा, प्लस का 2fy, इसमें भी x नहीं है, 0, और c भी 0, 0। तो बेटा आपका इक्वेशन आ गया 2ax प्लस 2hy प्लस 2g। इसमें से भी अगर 2 कॉमन ले लो तो क्या बन गया, ax प्लस hy प्लस g इक्वल टू 0। तो ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, टू नाम दे देता हूं। ऐसे ही क्या करोगे आप, पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे किसका, रिस्पेक्ट टू y कर दो, तो बताओ क्या आएगा y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में बताओ क्या आएगा। 2hx प्लस 2by। सबसे पहले ax स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, 2hx रहेगा और y का 1 हो जाएगा। by स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2by हो जाएगा, प्लस 0 प्लस 2f और c का भी 0 इक्वल टू 0। क्या आ गया, hx प्लस by प्लस का 2f इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दिख गई। यस सर। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे बेटा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की तरह से। सर 2f नहीं आएगा, f आएगा। हां, थर्ड इक्वेशन है। 2f नहीं आएगा, सॉरी 2 कॉमन ले लिया था, f आएगा। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके जैसे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं, तो आपके क्या आ जाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर है? यस सर। यस। ठीक है, यहां तक बेटा सभी को क्लियर हो गया? Yes, sir. अच्छा, अब इसमें एक कंडीशन याद रखना, क्या पहले आती है कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। मतलब अगर जो हम लिख रहे हैं, मतलब तुम्हें बेसिकली देखो सेकंड डिग्री इक्वेशन गिवन होगी इस तरह से, अब उसके बारे में वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ लेगा, लाइन पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, तो वो कंडीशन क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सबको समझ में आ गया होगा। अब आता है कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। तो कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस है इफ h स्क्वायर इक्वल टू ab हो एंड bg स्क्वायर इक्वल टू af स्क्वायर हो, या इसकी जगह ये छोड़ दो, इसकी जगह पर इस तरह से याद रखो, प्रोपोर्शन में होना चाहिए a अपॉन h, h अपॉन b इक्वल टू g अपॉन f। अगर ये सारे प्रोपोर्शन में है, मतलब सेम रेशियो है कि a अपॉन h, h अपॉन b और g अपॉन f, तो देन लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, क्लियर है? और दूसरा लाइंस आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कब होंगी, इफ, ये तो हम कर चुके थे ना पहले, a प्लस बी क्या होना चाहिए भाई, 0। क्लियर है? यस सर।
तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर परपेंडिकुलर लाइंस होगी तो a प्लस बी क्या होगा, 0 होगा। उसका रीजन क्या था, हमने पीछे पढ़ा था कि 10 जो एंगल निकाला था tan थीटा, उसमें डिवाइड पे क्या आ रहा था, a प्लस बी आ रहा था। और अगर 90 डिग्री है एंगल यानी कि 10 90 पर क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो a प्लस बी को हमने क्या कर दिया, क्लियर है यहाँ सर तक? दोनों इक्वेशंस के लिए tan थीटा सेम ही फॉर्मूला होगा। दोबारा जनरल दोबारा क्या कह रहे हो? जनरल इक्वेशन 9 थी और जो आपने सबसे पहले इक्वेशन लिखवाई थी, दोनों के लिए tan थीटा सेम ही होगा। बेटा थोड़ा सा तेज बोलो, एक्चुअली स्पीकर में थोड़ा सा मेरा आवाज कम आ रहा है, तेज बोलो थोड़ा सा। क्या कह रहे हो, सेकंड डिग्री इक्वेशन जो होगी, सर जो आपने पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखवाई थी सबसे पहले, और जो आपने जनरल इक्वेशन लिखवाई, दोनों के लिए tan थीटा सेम होगा। देखो देखो देखो, ये वाली जो मैंने लिखी है, ये तो हमारी सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन है, जिसमें लाइन जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन से, सॉरी ऑरिजिन से पास होंगी, है ना। और जो मैंने पहले लिखी थी इससे पहले, ये वाली, ये हमारी होमोजेनस सेकंड डिग्री जो गारंटेड है पक्का ओरिजिन से पास हो, ठीक है। सर मैं और ये पूछ वाली रहा हूँ जो कि मैंने लिखी है सेकंड दोनों के लिए जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, ये तो भाई जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, भाई ये पैराबोला भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है, हाइपरबोला भी, सर्कल भी हो सकता है। उसके लिए ये कंडीशन पहले चेक करनी पड़ेगी। सर मैं पूछ रहा हूँ कि tan थीटा सेम होगा दोनों के लिए। tan थीटा, हाँ tan थीटा दोनों में से है, ठीक है। यस सर। तो a प्लस बी जो हमारा है वो 0 होगा अगर परपेंडिकुलर है। क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. चलते हैं अब आगे। सर्कल स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि अभी सर्कल जब करेंगे, सर्कल में भी बार बार इक्वेशन आएगी, तो ये पढ़ना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। सर्कल कुछ याद आ रहा है किसी को? सर्कल की इक्वेशन बेटा याद आ रही है, क्या होता है सर्कल? x माइनस h। सर्कल बेसिकली एक ऐसे पॉइंट्स का लोकस होता है, ऐसे पॉइंट्स का लोकस होता है। अच्छा इसमें एक चीज और करा देता हूँ, चलो बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट सर्कल आता है। सर्कल क्या है, बेसिकली एक ऐसे पॉइंट्स का लोकस है जिनका मतलब ऐसे पॉइंट्स का लोकस P1 P2 बहुत सारे पॉइंट्स का लोकस है, जिनका एक फिक्स पॉइंट से, जिसको हम सी नाम दे देते हैं, सेंटर h, k, डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहता है वहां से, सेम रहता है, जिसको हम रेडियस बोल देते हैं ना। तो ऐसा सोचो कि P आपका जो रैंडम पॉइंट है, लेट्स से x, y है, वेरिएबल पॉइंट x, y है। तो आप कह रहे हो कि P से लेकर C तक जो आपका आंसर आना चाहिए वो फिक्स्ड आना चाहिए, और वो कितना आना चाहिए, रेडियस के इक्वल होना चाहिए, जो कि हम नाम दे देते हैं उसको r नाम दे देते हैं, ठीक है। तो पी सी का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, से लगाओ, क्या निकालोगे आप, x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू, हाँ और स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये आपकी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल। सेंटर क्या है इसका, h, k, और रेडियस कितना है, ठीक है, याद रहेगा, यस ठीक है। अच्छा अब मैंने अगर ऐसे बोला, एक सर्कल है जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पर है या वाई एक्सिस के ऊपर है, सर्कल विथ सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। एक दो केस ले लेते हैं। अगर आपका सेंटर किसी सर्कल का एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो उसका मतलब सेंटर कैसा होगा, जो h, k लिखते थे, h, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो इसकी इक्वेशन फिर कैसे लिखोगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एच आएगा, एक्स के साथ x माइनस एच का होल स्क्वायर, और y के साथ क्या होगा, डायरेक्टली वाई स्क्वायर लिख दो बस, क्योंकि k 0 है, इक्वल टू r। और इसी तरह से अगर आपका सर्कल का सेंटर जो है y एक्सिस के ऊपर है, तो फिर क्या हो जाएगा, x के प्लस y माइनस फिर हो जाएगा हमारा x स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। फिर बेटा सभी को, Yes, sir. अब आता है लेट्स से कुछ क्वेश्चन करते हैं। मैंने दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, नहीं पहले एक्स स्क्वायर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 5y इज इक्वल टू 0। इसका सेंटर बताओ मुझे कितना है, और रेडियस बताओ कितना। सेंटर कैसे निकालेंगे,
शांतनु बेटा म्यूट में रखो अपने आप को। हाँ सेंटर बताएगा कोई? सबसे पहले तो इसको उस फॉर्म में चेंज कर लो परफेक्ट स्क्वायर बनाकर। x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। कौन सी टर्म ली मैंने? x स्क्वायर और माइनस 2x लेकर। y माइनस 5/2 करना पड़ेगा होल स्क्वायर, और माइनस 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 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, परफेक्ट स्क्वायर बना दिया मैंने। इज इक्वल टू 0। क्लियर है क्या किया? Yes, sir. तो यहां से आपको पता लग गया होगा सेंटर कितना है और रेडियस कितना है। 1 और 5/2 को राइट साइड पे ले जाओ। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये 25/4 एड अप करके आ गया 29/4। उसको ऐसे लिख सकते हैं √29/2 का होल स्क्वायर। तो सेंटर कितना है भाई इसका? सेंटर सेंटर -1 या 1? 1 1 और कॉमा 5/2, मतलब अगर x माइनस h से कंपेयर करेंगे तो x माइनस 1 को, तो x की h की वैल्यू 1 आएगी, -1 निकल, इसमें गड़बड़ कर देते हैं कुछ बच्चे। और रेडियस कितना आएगा? r √29/2 यूनिट्स। ठीक है भाई, क्लियर है? अच्छा अगर ऐसे दे दिया 3x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 3y स्क्वायर माइनस का 2y प्लस 1 इक्वल 0। अब बताओ सेंटर कितना है इसका और रेडियस कितना है? थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस x माइनस 2y प्लस 1। तो x वाली टर्म को x के साथ लिख लिया, y वाली टर्म y के साथ पहले से लिखी हुई है। क्या करें अब इसमें? परफेक्ट स्क्वायर बनाने से पहले एक चीज, एक सबसे पहले काम क्या करो, क्योंकि अगर आपको कंपेयर करना है x माइनस h के होल स्क्वायर और y माइनस k का होल स्क्वायर, तो उसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ओपन करने पे 1 आएगा, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर तो 3 3 लिखे हुए हैं, तो क्या करते हैं पहले 3 कॉमन ले ले। पूरी इक्वेशन में से 3 कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस x/3 प्लस का y स्क्वायर माइनस का 2/3 y प्लस का 1/3 इज इक्वल टू 0। चलो अब बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। 3 तो हटा दो क्योंकि 3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसको हटा सकते हैं। क्या बचेगा? x माइनस क्या लिखूं बताओ, इसका परफेक्ट स्क्वायर बना दो। x माइनस क्या आएगा? बोलो भाई। x माइनस क्या लिखें? जो x का कोएफिशिएंट होता है परफेक्ट स्क्वायर बनाओ ना भाई, बताओ क्या आएगा? किसी का नहीं बन रहा परफेक्ट स्क्वायर? 1/3 यार 1/3 तो पहले ही लिखा हुआ है, 1/6 नहीं होगा? हाफ लेते हैं ना कोएफिशिएंट, भूल गए? यस सर 1/6 1/6 का होल स्क्वायर और माइनस भी करना पड़ेगा। फिर y के साथ क्या आएगा? y माइनस y के साथ y का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ, तो -2/3 लिखा, तो क्या लिखूं? 1/3। यस सर यस सर 1/3 का भाई स्क्वायर भी माइनस करना है, ये तो आना चाहिए भाई परफेक्ट स्क्वायर बनाना। और प्लस का 1/3 जो लिखा हुआ था वो एज इट इज लिख दिया। तो इक्वेशन बन गई हमारी x माइनस 1/6 का होल स्क्वायर, y माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। बाकी सारे के सारे उठा के राइट साइड पे ले जाओ। 1/36 1/9 प्लस की जगह ये हो जाएगा माइनस का 1/3। इसको सॉल्व कर लेना। ये तुम्हारा क्या है? आर स्क्वायर। h कितना है भाई? 1/6। k कितना है? 1/3। क्लियर है? तो सेंटर कितना हो गया? 1/6 1/3 और रेडियस हो जाएगा रूट जो भी सॉल्व करके आएगा। क्लियर है? ठीक है भाई, क्लियर है? यस सर यस यस सर 1/36 और 1/9 का सम 1/3 से कम हो जाएगा। यानी मैंने ये जो 1 दे दिया ये हटा दो, क्योंकि तो सर्कल का रेडियस ही नेगेटिव हो जाएगा। इसमें ये 1/3 हटा, ये हटा दो, क्योंकि नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, रेडियस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा अब अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ और मान लो रेडियस 0 आ जाता है, तो कैसा सर्कल होगा? उसको बोलेंगे पॉइंट सर्कल। कैसा सर्कल? पॉइंट सर्कल। और अगर नेगेटिव में आ जाता है तो फिर इमेजिनरी हो जाएगा। क्लियर है? यस सर अच्छा मान लो मैंने सर्कल निकाल लिया, अब मुझे क्या करना है? एक पॉइंट पता करना है कि सर्कल के ऊपर है, सर्कल के इंटीरियर में है। सर्कल के ऊपर है तो बहुत इजी हो गया, सेटिस्फाई कर जाएगा डायरेक्टली। अब सर्कल के अंदर है कोई पॉइंट, तो कैसे पता लगेगा? लोकेशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। एक सर्कल दे रखा है, तो भाई इंटीरियर में होगा, एक्सटीरियर में होगा या ऑन सर्कल होगा। कैसे पता लगेगा?
अगर कोई पॉइंट ऑन द सर्कल है तो इक्वेशन को वो क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई कर देगा। अगर इंटीरियर में तो क्या होगा, कैसे निकालोगे, अगर पता करना है इंटीरियर है और ये सेंटर सी है तो कैसे पता करोगे? ऑब्वियसली बात है कि सी क्यू निकाला तुमने, सेंटर से क्यू तक का डिस्टेंस निकाला। अगर ये लेस देन क्या आता है, आर आता है, तो क्यू इंटीरियर में, सीपी निकाला इक्वल टू आर आ गया, तो पी कहाँ है, ऑन सर्कल है। फिर आपने कोई पॉइंट निकाला लेट्स से सी आर, और वो ग्रेटर देन आर रेडियस आ गया, तो आर कहाँ होगा, एक्सटीरियर। क्लियर है भाई? यस नेक्स्ट आती है सर्कल की इक्वेशन। अगर हम एक डायमीटर फॉर्म बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म। डायमीटर फॉर्म का मतलब क्या है कि सर्कल दिया हुआ है हमें और उसका डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हुए, सर्कल पासिंग थ्रू ए x1 y1 b x2 y2 where AB is diameter। अगर ये डायमीटर है, मतलब एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर अगर दिए हुए बेसिकली इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर आर गिवन। तो मान लो ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है तुम्हें, x1 y1 और x2 y2। अब इसकी इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होगी वो क्या होगी, अगर हमें ए और बी पता है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन बाय x minus x1 x minus x2 प्लस y minus y1 y minus y2 इज इक्वल टू 0। कहाँ से आया ये फॉर्मूला, मतलब अगर फॉर्मूला लर्न नहीं भी करना तो भी अपने आप निकाल सकते हो आप। कैसे, सर्कल की एक प्रॉपर्टी याद आ रही है? अच्छा, सर्कल की सारी प्रॉपर्टीज तुम्हें वो 9th 10th में जो थ्योरम्स पढ़ी थी भाई वो याद होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी का यूज हो जाएगा उसका। तो ये तो थ्योरम याद आ रही होगी किसी को, एंगल इन द सेमी सर्कल याद आ रहा है कितना होता था, याद आ गया? याद आ रहा है भाई किसी को? एंगल इन द सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है। सेमी सर्कल के अंदर कोई सा भी एंगल बना दो टेढ़ा मेढ़ा, हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। क्लियर है? Yes, sir. तो अगर 90 डिग्री बनेगा तो 90 डिग्री से एकदम स्ट्रेट लाइन में पहुंच जाओ। स्ट्रेट लाइन में कोई भी एक रैंडम पॉइंट पहले हमने ले लिया, ये पी पॉइंट ले लिया x, y, जिसका हम लोकस निकाल रहे हैं। तो इक्वेशन जब निकालेंगे तो एक्स वाई की फॉर्म में आएगी। तो हमने पी पॉइंट मान लिया x, y। सोच के देखो स्ट्रेट लाइन में पहुंच जाओ कि अगर दो लाइंस आपस में, यानी कि लाइन सेगमेंट AP और PB, हमें पता है यहाँ से AP और PB भाई क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इनकी जो स्लोप्स का प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, -1। बस। और जैसे ही तुम ये लगाओगे स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 रखोगे, सॉल्व करके तुम्हारा ये जो नीचे लिखी है इक्वेशन यही बन जाएगी। ठीक है? तो यस मतलब एक स्टेप एक्स्ट्रा था, कुछ नहीं है इसमें, मतलब तुम वैसे भी सॉल्व करके देखोगे तब भी यही आएगा। ठीक है? तो अगर ये इक्वेशन याद नहीं भी है तो हमने लाइक सिंपली लाइक बना लिया ऐसे, कुछ इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बाकी लर्न इजीली कर लो। x minus x1 y x minus x2 फिर प्लस y minus y1 y minus y2 और इक्वल टू 0 आएगा, ये ध्यान रखना। अच्छा, डायमीटर जो होती है सर्कल की, चलो पहले सर्कल की थोड़ा सा थ्योरम्स बता देता हूँ, थ्योरम्स ऑन सर्कल, ताकि ये याद होना चाहिए। पहला आता है, सर्कल में अगर आप किसी भी कॉर्ड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ये पहला पॉइंट। सर्कल में अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो कॉर्ड के ऊपर तो पक्का सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे उसको कॉर्ड को क्या करेगा, पक्का बाइसेक्ट करेगा। कॉन्ग्रुएंसी से मतलब प्रूव कर सकते हैं, बट याद रख लो चीजें। दूसरी चीज है, अगर दो कॉर्ड इक्वल हैं, कैसी हैं, इक्वल, AB और CD, अगर ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं तो ये सेंटर पर इक्वल एंगल क्या करेंगी, सबटेंड करेंगे। ठीक है भाई? यस सर तो यानी कि सेंटर मान लिया O, तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स का मतलब होता है कि अगर एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड एट द सेंटर इक्वल है तो जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है वो भी इक्वल होगी। फिर आता है, अगर दो कॉर्ड इक्वल लेंथ की है तो उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ABCD, ये O मान लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, इसको M मान लेते हैं, इसको N मान लेते हैं। तो अगर AB इक्वल टू CD है इफ, देन हम कह सकते हैं कि ON इक्वल टू ONM होगा। जो परपेंडिकुलर की लेंथ है
सेंटर से वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट थ्योरम कि एक आर्क ए बी सेंटर पर एंगल मान लो बना रही है ए ओ बी, तो रिमेनिंग पार्ट पर, रिमेनिंग पार्ट का मतलब है मैं इस वाले की बात करूं, रिमेनिंग पार्ट ए बी वाली छोटी माइनर आर्क को छोड़ दो, तो इस रिमेनिंग पार्ट में अगर कहीं से भी एंगल बनाओगे आप इसी आर्क से, तो हमेशा जो बनेगा वो क्या बनेगा, आधा बनेगा। मतलब अगर ये 2x है तो ये x होगा, ठीक है। टेढ़ा इस तरह से बनाओगे ये भी x आएगा, इधर बनाओगे ये भी x आएगा, ठीक है। पर इस वाले पोर्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस वाले में हाफ नहीं होगा, ठीक है। तो ये होती थी एंगल सेपरेटेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सेपरेटेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो और एक और बता देता हूँ, सर्कल में साइक्लिक क्वाड्रेंट के ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। एंगल ए प्लस एंगल सी और एंगल बी प्लस एंगल डी। साइक्लिक क्वाड्रेंट का मतलब होता है जिसके सारे वर्टिसेस कहां पर है, सर्कल के ऊपर है, क्लियर है, ठीक है। यहां तक आया बेटा सभी को समझ में? Yes, sir. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। लेट्स से क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने आपको 2 पॉइंट दे दिया, लेट्स से ए दे दिया -1 2 और बी दे दिया 3 -4। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल वेयर ए बी इज अ डायमीटर। अगर ये मैं डायमीटर दिया हुआ है तो उस सर्कल की इक्वेशन लिखो। अब करने का तो एक तरीका वो हो गया जो मैंने अभी पीछे बताया था, डायरेक्टली क्या करूंगा मैं, जो एंड पॉइंट्स हैं डायमीटर के ए और बी उनको पुट कर दूंगा और इक्वेशन क्या हो जाएगी, बताओ क्या था फॉर्मूला, x-x1 x-x2 प्लस y-y1 y-y2 इक्वल टू 0 होता था। क्या आएगा, x माइनस प्लस 1 हो जाएगा और x माइनस 3 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 करोगे प्लस 4 हो जाएगा। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2y माइनस का 3 माइनस का 8 इक्वल टू 0। ये आएगा भाई, चेक कर लो। यस यस सर। अब बाई चांस मुझे फॉर्मूला यूज करके नहीं करना तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ, एक और तरीका भी है। अगर आपको एंड पॉइंट दे रखे हैं, एक तो मैंने वैसे फॉर्मूला बताया था स्लोप वाला कॉन्सेप्ट, एक और तरीका भी देखो, ए बी ये पॉइंट दिया हुआ है कितना -1 2 और ये पॉइंट दिया हुआ था 3 -4। हम सेंटर निकाल सकते हैं क्या, मिड पॉइंट, सेंटर तो मिड पॉइंट ही होगा, इन दोनों का क्या आएगा 1 और -1 है ना, ये आएगा। क्या रेडियस भी निकाल सकते हैं, रेडियस भी निकाल सकते हैं, AC निकाल दो या सी भी निकाल दो, एक बात है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। क्या आएगा 1 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 आएगा प्लस -3 9 कितना आ गया √13, ये रेडियस आ गया। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या लिखते थे आप, x माइनस h, ये आपका h है और ये k है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर कितना है भाई 13। तो ओपन करोगे तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2y और प्लस का 1 प्लस 1 इक्वल टू 13। तो क्या आ रहा है आंसर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y, 2 आएगा, 2 को उधर लेके जाओगे क्या बचेगा 11। ये आ रहा था क्या, यस यस सर, निकला था, ये माइनस का 11 आ जाएगा, ठीक है भाई। यस सर। मतलब वो वाला फॉर्मूला अगर नहीं भी पता तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, मतलब कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं हो, ठीक है, नॉर्मली भी ऐसे ही हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन है, अब ऐसे बोल दिया, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच हैज सेंटर दिया हुआ है हमें 3 4 एंड टचेस द स्ट्रेट लाइन। जो सर्कल है वो स्ट्रेट लाइन को टच कर रही है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है 5x प्लस 12y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ऐसा होगा, सर्कल ये सर्कल है, सेंटर है ए, 3,4 ले लिया और एक स्ट्रेट लाइन को वो क्या कर रही है
टच कर रही है, जिसकी इक्वेशन है 5x + 12y - 1 = 0। बेसिकली हमें सेंटर तो उसने दे दिया h और k, हमें तो r से मतलब है। r अगर आ जाएगा आंसर तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी सर्कल की। तो r कैसे निकालेंगे? r भाई कैसे निकालें? बताओ बताओ, r कैसे निकालेंगे भाई? परसेंट बोलो 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 भाई। सर्कल सर की एक ए को हाँ हाँ, ए को यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, यस सर और ये बेसिकली तुम्हें पता होगा, ये भी थ्योरम है, सर्कल की थ्योरम थी क्या, 10th में शायद पढ़ी होगी तुमने, कि भाई 90 सर्कल डिग्री में, हाँ सर्कल में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं इसे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस और टेंजेंट आपस में एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। और परपेंडिकुलर जो होता है सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी पॉइंट का लाइन से, है ना। तो भाई किसी पॉइंट से, ए पॉइंट से किसी लाइन तक का डिस्टेंस निकालना है, तो फिर स्ट्रेट लाइन पे पहुंच जाओ। याद है फॉर्मूला? क्या करते थे, मैंने कहा था मॉडुलस के अंदर लाइन की इक्वेशन ही लिख दो, बस x की जगह x1 रख दो, y की जगह y1, मतलब 5 के साथ x1 मतलब 3 रख दो, y की जगह y1 यानी कि 4 रख दो -1, और मॉड में क्या लिखते थे? 5² + 12², a का स्क्वायर + b²। याद है? यस सर ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? रेडियस आ जाएगा। तो जो हम ढूंढ रहे थे रेडियस, वो इस तरह से निकल जाएगा, और रेडियस निकल गया तो सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी। यस सर Yes, sir. क्लियर है बेटा सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट है a circle whose center is the point of intersection of दो लाइंस दी हुई हैं जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो हमारा सेंटर है। तो वो तो निकाल लोगे तुम सॉल्व करके। तो बताएगा जल्दी से कितना आ रहा है इनका सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? ठीक है प्रकुल बेटा, सही है। ये वाला करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो कितना आ रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ रहा है भाई? और फिर आगे बोला एंड पासेस थ्रू, ऑरिजिन से भी पास हो रहा है, और आपको फाइंड करनी है, फाइंड इट्स इक्वेशन निकालना है। तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता दो कितना है। अजीब सा आ रहा है क्या? अच्छा चलो वैसे बता दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकाल लो, चलो निकल गया। तो ये तो सेंटर क्या है? -1 और 2 -1, बाई 3 ओके, -1/17 एंड 22/17, यही आ रहा है क्या सबको भी? अजीब सा। प्रकुल का तो यही आ रहा है, बाकी भी सभी किसी और का है भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये? चलो मैं मान के चल रहा हूँ यही आ रहा है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आने के बाद वो कह रहा है सर्कल जो है वो ओरिजिन से भी पास हो रहा है। तो यानी कि सर्कल अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो मतलब इस तरह से कहीं पे मान लो ओरिजिन है, अब मतलब ये रियलिस्टिक नहीं, मैं तो फिगर रफली बनाया क्योंकि मैंने एक्स वाला कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में घुसा दिया, तो ऐसे मत बनाओ एक्सेस, बस ओरिजिन ले लो, ये रहा ओरिजिन। राइट में होना चाहिए, वैसे मैंने लेफ्ट में ले लिया, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बताओ, अगर ओरिजिन से पास हो रहा है सर्कल तो फिर इक्वेशन कैसे निकालें? सेंटर तो मिल गया, रेडियस निकल सकता है? यस सर सीओ ही बेटा आपका रेडियस होगा, खत्म हो गया क्वेश्चन, है ना। तो सीओ तक का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा? -1/17 का होल स्क्वायर प्लस 22/17 का होल स्क्वायर रूट के अंदर, और आर स्क्वायर लेना है तो रूट भी हटा दो। क्लियर है, हो जाएगा? यस सर Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट है, अब दिया हुआ क्वेश्चन। कभी कभी क्या करता है, हमें कुछ पॉइंट दे देता है कि ये पॉइंट्स सर्कल के ऊपर हैं। अच्छा, एक थ्योरम तुमने पढ़ी होगी, एक और थ्योरम थी क्या, गिवन एनी 3
given any three non collinear points, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर कोई 3 पॉइंट है जो कॉलिनियर नहीं है, ए बी और सी, अगर मैं कह रहा हूं 3 पॉइंट अगर कॉलिनियर नहीं है तो हमेशा हमेशा उनसे आप एक सर्कल हमेशा एक ड्रॉ कर सकते हो। given any 3 non-collinear points there is a unique circle passing through them। ठीक है भाई, अगर आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं तो उन तीनों पॉइंटों से पक्का एक यूनिक सर्कल क्या होगा? पास होगा, गारंटेड। ठीक है भाई, फिर अगर 3 पॉइंट कॉलिनियर हो जाएंगे तब नहीं होगा भाई, तब तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। क्लियर? तो अगर 3 पॉइंट हमें दिए हो और वो कहते हैं सर्कल की इक्वेशन निकालो, कैसे निकालोगे? मान लो ये दिया हुआ है 1 -1, बी दिया हुआ है लेट्स से 2 3, सी दे रखा है -1 4। अगर मैं 3 पॉइंट दे देता हूँ और लेट्स से कॉलिनियर नहीं है, तो अब मुझे सर्कल की इक्वेशन निकालनी, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो चलो मैं दूसरे में एक मिनट दूसरे पॉइंट्स ले लेता हूँ। 5 7 ले लेते हैं, 8 1 ले लेते हैं और सी ले लेते हैं 1 3। चलो बताओ पहले क्या करें? सबसे पहले भाई डिस्टेंस सबसे पहले हमें ये पता है कि अगर 3 पॉइंटों से सर्कल पास हो रहा है तो तीनों पॉइंटों को सेटिस्फाई करेगा, राइट? फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, इन तीनों पॉइंटों से पास हो रहा है तो सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब x - h का होल स्क्वायर, y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। 3 वेरिएबल अननोन है, h नहीं पता, k नहीं पता, r नहीं पता। अगर तीनों आ जाएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए इसने 3 इक्वेशन बनाने के लिए 3 पॉइंट दे दिए। तो क्या क्या लिखूंगा मैं? 5 - h का होल स्क्वायर, 8 - 1 का होल स्क्वायर, 5 - h का होल स्क्वायर, 8 - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? 8 - h का होल स्क्वायर, मैंने पहले वाला गड़बड़ कर दिया क्या? हाँ, y की जगह 7 की जगह 8 रख दिया मैंने, 7 आएगा। नेक्स्ट में आएगा 8 - h का होल स्क्वायर, 1 - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, और थर्ड आएगा 1 - h का होल स्क्वायर, 3 - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, अब इन 3 इक्वेशन से मैं क्या करूंगा भाई? फर्स्ट और सेकंड को लेकर, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को लेकर h और k की फॉर्म में एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। यस सर भाई h स्क्वायर और k स्क्वायर तो पक्का कटेंगे जब इक्वल रखोगे, होल स्क्वायर r स्क्वायर की वैल्यू दोनों आपने इक्वल रखी दी है, तो h और k की फॉर्म में एक इक्वेशन बनेगी तुम्हारी। फिर इक्वेशन सेकंड और थर्ड को ले लो, उससे भी h और k की फॉर्म में एक और इक्वेशन बन जाएगी। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके h की वैल्यू और k की वैल्यू आ जाएगी भाई। यस बताओ, सॉल्व करके दिखाऊंगे? सर, अगर हम BC मतलब कोई दो पॉइंट से मिड पॉइंट निकाल के फिर किसी एक पॉइंट के साथ सर्कल की इक्वेशन निकाल लें, वो तीनों को सेटिस्फाई करेगी। अगर हम क्या करें, 2 पॉइंट लेकर मिड पॉइंट निकाल लें। 2 पॉइंट ले लिए भाई, ए और बी ले लिया, इनका मिड पॉइंट निकाल दिया, फिर आगे सर ऐसे सर्कल का सेंटर नहीं बनेगा किसी भी दो लाइन से पॉइंट। जब दूसरा तरीका बोल रहे हो तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ मेरे ख्याल से तुम। अच्छा, ये वाला पहले समझ लो फिर बताता हूँ मैं। दूसरा तरीका सही है तुम्हारा, शायद जो बोल रहे हो तुम। मैंने क्या कहा, 3 इक्वेशन आई, फर्स्ट सेकंड को कंपेयर करा इक्वल रख के, एच और के की फॉर्म में इक्वेशन आ गई। सेकंड और थर्ड को इक्वल रखा, एच और के की फॉर्म में इक्वेशन आ गई। एच और के की वैल्यू निकल जाएगी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से। अब एच और के आने के बाद किसी में भी पुट करके एच और के की वैल्यू आर आ जाएगा। क्लियर है? एक तो तरीका हुआ ये सभी को आया भाई समझ में? बताओ भाई, सॉल्व करोगे ये पूरा? सर तीनों के लिए इक्वेशन सर्कल की सेम होगी। तीनों जो पॉइंट है वो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और हमें बेसिकली निकालना है कि एच निकालना है, के और आर निकालना है। तो एच के आर निकालने के लिए हमने 3 इक्वेशन बनाई। अब तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करा, मैनिपुलेशन करा। फर्स्ट और सेकंड को इक्वल रखकर एच और के की फॉर्म में एक इक्वेशन आ गई। सेकंड और थर्ड को रखकर भी एच और के की फॉर्म में एक इक्वेशन आ गई। जब 2 इक्वेशन एच और के की फॉर्म में होगी तो आप एच और के निकाल सकते हो, जैसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन में निकालते हैं एक्स और वाई की वैल्यू। तो आपका सेंटर आ गया और फिर आर की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर है? यस सर। अब मैंने कहा कि एक और तरीका भी है, जैसे अगर आपको सर्कल की, मैंने इसलिए बोला था सर्कल की अगर थ्योरम्स याद हैं
तो इस तरह से तरीका रटने की जरूरत नहीं, आप खुद भी सोच लो कि देखो कैसे। अगर आपको 3 पॉइंट पता है तो तुम्हें एक थ्योरम याद हो रही होगी, अभी बताई थी मैंने, क्या सर्कल में जब भी हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो हमेशा ओरिजिन से पास होता है। तो इसका मतलब अगर मैंने ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल सकता हूं मैं, निकल जाएगी भाई। यस ए सर। बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन तो निकाल सकता हूं ना मैं। भाई ए बी का स्लोप आ जाएगा, ए बी के स्लोप से मिड पॉइंट आ जाएगा ये वाला, ए और बी से लेट से एम आ गया, तो एम मिड पॉइंट लेकर और ए बी के स्लोप से परपेंडिकुलर का स्लोप लेकर इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकल जाएगी। क्लियर है? इसी तरह से मैं क्या करूंगा, ए सी का और ले लेता हूं, ए सी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, वो लेट से एन पर आ रहा है, एन पे आ रहा है, तो इस ब्लू वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की भी क्या कर दी मैंने, इक्वेशन निकाल दी। अब सोच के देखो, मैंने बताया था सेंटर से जब भी हम परपेंडिकुलर बनाते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो इसका मतलब जहां पर भी ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल रहे हैं, ये क्या आ गया, ये वाला पॉइंट सेंटर। सेंटर आ गया भाई। तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा अगर लाइक कर सकते हो तो। अब सेंटर निकलने के बाद तो भाई सी से लेकर ए तक का रेडियस ले लो, सी से लेकर बी तक ले लो, या सी से सी तक, अच्छा सी है दोबारा तो इसको सी डैश मान लो भाई। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो जो कन्वीनियंट लगे वैसे कर लो, मतलब अगर तुम्हें लगता है ऊपर वाले से इजीली सॉल्व हो जाएगा ऊपर वाले से कर लो, इससे लग रहा है इजी है तो इससे सॉल्व कर लो, पर ये वाला तरीका याद रख लो, ताकि कभी कभी क्या होता है एकदम माइंड में आता नहीं है, तो ये वाला तरीका भी याद रख लो, ऑल्टरनेट अप्रोच। ठीक है भाई, ठीक है। यस सर। क्या कॉन्सेप्ट लगाया कि भाई जब भी हम कॉर्ड बनाएंगे ए बी, अगर ए बी सी से सर्कल पास हो रहा है तो ए बी एक कॉर्ड होगी, ए सी एक कॉर्ड है और बी सी एक कॉर्ड है। अब हमें ये पता है कि जहां पर भी जो कॉर्ड है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो बनाते हैं वो हमेशा सेंटर से पास होते हैं, गारंटीड है। तो अगर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाली तो उस पर ही सेंटर होगा। अब वो उस पर होगा सेंटर, तो हमें ये तो नहीं पता कि कहाँ होगा, तो उसके लिए एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया, उसकी भी इक्वेशन निकाल दी, दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालकर सॉल्व कर दिया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या आ गया, सेंटर आ गया। और सेंटर से लेकर आप ए ले लो, बी ले लो, सी, रेडियस आ जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, फिर क्वेश्चन ये आया, हमने सर्कल की इक्वेशन निकाल ली मान लो, तो क्वेश्चन एक अब ऐसा आएगा, चेक इफ ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी भी दे रखा है मान लो। अब क्या 4 पॉइंट है, लेट्स से 1 0 -2 3 3 5 8 7, मान लो ये 4 पॉइंट है। अब ये कहता है चेक इफ दीज पॉइंट्स आर लाइंग ऑन सर्कल, या फिर ऐसे बोल देता है कॉन्साइक्लिक, क्या बोल देता है, कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक का मतलब क्या हो गया कि सारे के सारे जो वर्टिसेस है वो सर्कल के ऊपर है। ठीक है, तो ये चेक करना है। तो 4 वर्टिसेस के लिए बताओ क्या करेंगे, कोई बताएगा कैसे स्टार्ट करें? अगर 4 वर्टिसेस मुझे चेक करने हैं कि सर्कल के ऊपर ही हैं, तो उसको मैं कैसे चेक करूंगा? तो पहले मैं क्या करूंगा, टेक एनी 3 पॉइंट्स, मान लो ए बी सी लिया, एंड फाइंड सर्कल इक्वेशन। भाई सर्कल की इक्वेशन निकाल दो, क्योंकि कोई भी 3 पॉइंट लेकर अगर वो कॉलिनियर नहीं है तो हम पक्का उनसे एक सर्कल पास कर सकते हैं। तो सर्कल की इक्वेशन जैसे अभी ऊपर निकाली थी एबीसी से, उन दोनों मेथड में से कैसे भी निकाल दो। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट। अब आपको प्रूव करना है कि चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर है, तो 3 पॉइंट से तो आपने प्रूव कर ही दिया, या इक्वेशन निकाल ली थी कि सर्कल की इक्वेशन। अब फोर्थ पॉइंट अगर उस पर लाई कर रहा है तो उसको क्या करेगा, नाउ चेक इफ डी पॉइंट सेटिस्फाई द सर्कल इक्वेशन और नॉट। ठीक है भाई, चेक कर लेना कि क्या जो फोर्थ पॉइंट है वो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब सेटिस्फाई का मतलब एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू क्या पुट कर देना, 8 पुट कर देना और 7 पुट कर देना। ठीक है भाई, यस सभी को आ गया समझ में? यस सर। ठीक है। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन क्या आएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। जो हमने वो सेंटर पढ़े थे उसी से रिलेटेड कह दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच circumscribe a triangle with sides जिनकी इक्वेशन दी हुई है x plus y equal to 2, 3x minus 4y is equal to 6 और x minus y equal to 0। तो मैं क्या करूंगा, ट्राइंगल की जो 3 साइड दी हुई है उन तीनों साइडों से 3 पॉइंट आ जाएंगे बेटा। ठीक है,
अच्छा, जब आपको कोई कह रहा है कि एक ऐसा सर्कल निकालो जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो सर्कमस्क्राइब का मतलब कौन सा वाला सर्कल है? सर्कल अंदर है ट्रायंगल के या सर्कल के अंदर ट्रायंगल है? सर्कल के अंदर ट्रायंगल। हाँ, तो मतलब सर्कमस्क्राइब मतलब सर्कल सर्कमस्क्राइब करने का मतलब सर्कल बाहर है ऐसे। तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना है? बेसिकली 3 पॉइंट निकालने हैं। 3 पॉइंट निकालने के बाद वही करूंगा मैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल लूंगा। मैं याद आ रहा है सर्कम सेंटर, याद आ रहा है वर्ड सर्कम सेंटर, याद आ रहा है किसी को? यस ये सर। बताया गया था ना कि ट्रायंगल के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मीट करते हैं वो हमारा सर्कम सेंटर होता है। तो कोई भी दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेकर, जो भी मैंने पीछे बताया था वही वाली चीजें, दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल देना, ए बी का या एसी का, ए बी या बीसी का निकाल लो, या बीसी और एसी का, कोई भी दो निकाल दो, तीसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मिल ही जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका क्या आ जाएगा? सेंटर। अब सेंटर के बाद आप ए तक का डिस्टेंस निकाल लो, बी तक का निकाल लो, या सी का तक निकाल लो, रेडियस आ जाएगा। ओ ए, ओ बी और ओ सी सारे रेडियस होंगे, और रेडियस पता लग गया और सेंटर पता लग गया, तो क्या निकल जाएगा? इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर? Yes, sir. क्लियर यहाँ तक सभी को? यस सर। तो ये Yes, सारी sir. की सारी जो सर्कल की इक्वेशन बताई है डायमीटर फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म, एक अभी मैंने सेकंड डिग्री वाला जो इक्वेशन जो बताया था जनरल सेकंड डिग्री, उसमें भी पढ़ेंगे कि वो सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है? फिर Yes, sir. जो थोड़ी सी थ्योरम्स बताई मैंने सर्कल की, बेटा ये याद रहनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में जैसे अभी बताया कि एक क्वेश्चन को हम दो दो अलग अलग तरह से कर सकते हैं, तो फिर जो इजी लगे वैसे कर लो। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं। क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. एंड इसके बाद आगे सर्कल ही कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक बेटा जो पढ़ा है इसको एक अच्छे से रिवाइज करना, इक्वेशंस वगैरह। ठीक है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir.